हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य विषय से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे सेट हो, एमपी टेट हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास। और हम लोगों ने 19 दिन अभी तक पढ़ चुके हैं और आधुनिक काल का भारतेंदु युग तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बारे में पढ़ते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बाकी वीडियोस भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिए। तो द्विवेदी युग के बारे में पढ़ते हैं। द्विवेदी युग को दूसरा नाम क्या है? जागरण सुधार काल है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया और इसकी समयावधि 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार द्विवेदी युग का जो टाइम है वो क्या है? 1900 से 1918 तक, और इसका नाम रखा इन्होंने जागरण सुधार काल। वहीं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने द्विवेदी युग को नई धारा का द्वितीय उत्थान कहा। तो रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा का द्वितीय उत्थान कहा है और इसका समय रखा 1893 से 1918 तक। और नगेंद्र ने जागरण सुधार काल नाम रखा और 1900 से 1918 समयावधि तय की। फिर द्विवेदी मंडल काल क्रमानुसार कवियों का विवरण देखते हैं। सबसे पहले कवि हैं श्रीधर पाठक। तो एक तो क्रम लगाने के लिए भी पूछा जाता है कवियों का, तो श्रीधर पाठक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो श्रीधर पाठक का जन्म हुआ है 1859 में और मृत्यु हुई थी 1928 में। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक जो हैं वो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में की। तो श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य की रचना की जिसका नाम है कश्मीर सुषमा, और 1904 में की थी। और इन्होंने बहुत सारे अनुदित काव्य भी किए हैं, यानी कि दूसरी भाषाओं में थे और उनको हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट किया, यानी कि अनुवाद किया है उनका। उनके नाम हैं जैसे कि गणितीय और दार्शनिक। इसका ये इंग्लिश भाषा का है शेफर्ड और फिलोसफर। तो शेफर्ड का मतलब है गणितीय और फिलोसफर यानी कि दार्शनिक, तो हिंदी निकाल ही सकते हैं इससे। इसके जो रचनाकार थे शेफर्ड एंड फिलोसफर के, वो ग्रे हैं। तो इसको गणितीय और दार्शनिक नाम से श्रीधर पाठक ने अनुवाद किया। फिर एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी का नाम है हर्मिट। हर्मिट किताब जो थी मूल रचना, उसका एकांतवासी योगी के नाम से इन्होंने अनुवाद किया 1886 में, और ये रचना है गोल्ड स्मिथ की। और जो भाषा एकांतवासी योगी की भाषा है वो है खड़ी बोली। तो गोल्ड स्मिथ की हर्मिट को 1886 में एकांतवासी योगी नाम से इन्होंने अनुवाद किया उसका। फिर डेजर्टेड विलेज। डेजर्टेड विलेज भी गोल्ड स्मिथ की रचना है। इसको उजड़ ग्राम नाम से अनुवादित किया है 1889 ईस्वी में। तो डेजर्टेड विलेज नाम की एक रचना है गोल्ड स्मिथ की, उसको 1889 में उजड़ ग्राम नाम से इन्होंने अनुवाद किया उसका, और ब्रज भाषा में इसका अनुवाद किया है। फिर शांत पथिक। शांत पथिक ट्रैवलर का नाम ही होता है, मतलब हिंदी ही है कि जो राहगीर हो या पथिक हो। तो 1902 में गोल्ड स्मिथ की ट्रैवलर का भी इन्होंने शांत पथिक नाम से अनुवाद किया है खड़ी बोली भाषा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शांत पथिक और एकांतवासी योगी। फिर कालिदास की ऋतु संहार का ब्रज भाषा में अनुवाद किया ऋतु संहार नाम से। फिर इनकी कुछ मौलिक कृतियाँ हैं, उनको भी देख लेते हैं। श्रीधर पाठक की मौलिक रचनाएं हैं वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्यटन। अच्छा, जैसे होता है देशाटन, आपने सुना होगा, यानी कि देश भर में घूमना। अटन का मतलब होता है घूमना, तो संध्याटन हो सकता है, संध्यटन। सांध्यटन मतलब कि शाम को घूमना। फिर गुणवंत हेमंत, ये हो गई मौलिक रचनाएं। ऐसे इनकी ब्रज भाषा में रचना है कश्मीर सुषमा, मनोविनोद। तो ये क्या है? ब्रज भाषा में है।
और ये हैं खड़ी बोली में वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई। वैसे ये पूछी नहीं गई हैं, जितनी इनकी अनुवादित रचनाएं पूछी गई हैं, मौलिक कृतियाँ नहीं उतनी पूछी गई। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है और शांत पथिक की रोला छंद में की है। तो जो एकांतवासी योगी है उसकी रचना इन्होंने लावनी या ख्याल शैली में की है, इम्पॉर्टेंट है, और शांत पथिक को रोला छंद में रचना किया। फिर श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित पहली कविता गुणवंत हेमंत है। और खड़ी बोली में प्रथम पुस्तक कौन सी है? एकांतवासी योगी है। यानी कि कविता लिखी है गुणवंत हेमंत और किताब पूरी लिख डाली जो है वो एकांतवासी योगी है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक के बाद नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इनका जन्म हुआ है 1864 से 1938 में इनकी मृत्यु हुई। रायबरेली के दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए लिखा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को हम पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारे जितने भी समकालीन कवि थे इनके, उनको प्रेरित किया कि इस तरीके से रचनाएं कीजिए। और पहले ब्रज भाषा में ही अधिकतर रचनाएं हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि खड़ी बोली में ही काव्य रचना को भी खड़ी बोली में ही कीजिए। तभी फिर जो मैथिली शरण गुप्त थे और हरिऔध थे, इन लोगों ने खड़ी बोली में रचनाएं शुरू की। तो खड़ी बोली को एक तरीके से उत्थान इन्होंने दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। वही पॉइंट आ गया। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित यानी कि ट्रांसलेटेड, इन्होंने जो दूसरी भाषा से अनुवाद किया, और मौलिक यानी कि इनकी खुद की रचनाएं टोटल मिला के 80 ग्रंथ हैं इनके, जिनमें से कुछ काव्य संग्रह इधर हैं, जैसे कि काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्ज, कुब्जावली व्रतम। तो ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता का विषय मनोरंजन और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतिक का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परिकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है, न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविताएं हो सकती हैं। यानी कि इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो पहले मतलब जो एक प्रणाली चली आ रही थी प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करना है, ये सब तो बहुत हो चुका, अब उससे हटके और भी विषय हैं उन पे मतलब कविताएं करो, ऐसा इन्होंने सिखाया लोगों को। अब इनकी अनुवाद जो अनुदित रचनाएं हैं जिनका अनुवाद किया, जैसे कि विनय शतक भर्तृहरि, तो भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया है विनय शतक भर्तृहरि नाम से। विहार वाटिका, जयदेव की गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद किया विहार वाटिका नाम से। स्नेहमाला, भर्तृहरि की श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद किया है स्नेहमाला नाम से। गंगा लहरी जो है पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद किया है गंगा लहरी नाम से। और ऋतु तरंगिणी, कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद किया है ऋतु तरंगिणी नाम से। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है सरगो नरक ठिकाना नहीं। तो सरगो नरक ठिकाना नहीं किसकी कविता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। इनके बाद आ जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1865 से 1947 तक इनका समय है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो आधुनिक काल का सूरदास कहा है हरिऔध को, और कहा किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। हरिऔध के 3 प्रबंध काव्य हैं, एक प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास की रचना जो है या प्रकाशन जो है 1914 में हुआ है। इसमें 17 सर्ग हैं। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का इसमें वर्णन है।
पारिजात का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ है। 15 सर्ग हैं इसमें। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है इसमें। वैदेही वनवास 1941 में रचना प्रकाशित हुई और 18 सर्ग हैं इसमें। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है, यानी कि जब राम ने सीता को त्याग दिया था और वो वन में रहने चली गई थी, तो उसकी कहानी है वैदेही वनवास में। प्री प्रवास 1914 में 17 सर्ग हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 नेट के यूनिट 5 में प्री प्रवास हम लोगों को पढ़ना है। पारिजात 1937 की 15 सर्ग हैं इसमें। वैदेही वनवास 1941 की 18 सर्ग हैं इसमें। प्री प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्री प्रवास है। प्रकाशन वर्ष याद करके रखिए 1914, 17 सर्ग। प्री प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। तो प्री प्रवास का पहले इन्होंने नाम रखा था ब्रजांगना विलाप, लेकिन बाद में चेंज कर दिया हरिऔध जी ने और प्री प्रवास नाम रखा। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है, यानी कि इसमें संस्कृत के छंदों को लेके, जैसे मंदाक्रांता, द्रुत, विलंबित, ऐसे छंदों को लेके इसमें रचना की गई है। हरिऔध की अन्य प्रमुख जो रचनाएं हैं, जैसे कि कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिध, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु श्रवण, प्रेमांबु प्रवाह, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, बोलचाल, रस कलश, फूले पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध सतसई, मर्म स्पर्श। तो इसमें से देखिए, रसिक रहस्य इम्पॉर्टेंट है, प्रेमांबु वारिध, प्रेमांबु प्रपंच, चोखे चौपदे, चुभदे चौपदे, पद्म प्रसून, रस कलश बहुत इम्पॉर्टेंट 1931 की, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरिऔध सतसई 1940। तो एक तो क्रम लगाने के लिए भी पूछते हैं कि प्रकाशन वर्ष के हिसाब से जो रचनाएं पहले और बाद के क्रम में लगाइए, तो उस लिए हमको इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी याद होना चाहिए। हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश 1931 का रीति ग्रंथ है, यानी कि जैसे रीतिकालीन रचनाएं थीं वैसे ये रीति ग्रंथ है रस कलश जो है। हरिऔध कृत चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल में मुहावरेदार भाषा में लिखा गया, यानी कि चुभदे चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल ये जो है मुहावरेदार भाषा में, यानी कि मज़ेदार है, पढ़ने में थोड़ी चुटकीली टाइप की है। हरिऔध को कवि सम्राट और प्री प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। रामचरित उपाध्याय, अब दूसरे कवि हैं रामचरित उपाध्याय, 1872 से 1938 ईस्वी, द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामचरित उपाध्याय का प्रमुख काव्य निम्नांकित है। रामचरित चिंतामणि 1920 ईस्वी प्रबंध काव्य, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सूक्ति मुक्तावली। फिर आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त पे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 1886 से 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। आधुनिक युग के तुलसी के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। तो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा गया है और हरिऔध को क्या कहा गया है? गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त का जीवन वृत्त, संक्षिप्त जीवन वृत्त। तो इनका जन्म हुआ है चिरगांव झांसी में। इनके पिता थे राम शरण दास, इनके गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी पहली कविता है हेमंत, जो कि 1905 में प्रकाशित हुई। प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग, 1909 में प्रकाशित हुआ ये। फिर मैथिली शरण गुप्त की कुछ प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं, जैसे कि रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकटभर, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी। तो इनको याद करेंगे। जयद्रथ वध के कारण रंग में भंग पड़ गया। किसान,
की स्थिति क्या थी, विकट थी। वे गुरुकुल में साकेत पढ़ रहे थे। भारत में झनकार उठी यशोधरा की, और द्वापर में जय महाभारत हुआ था। इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। यानी कि एक रामचरितमानस था जो तुलसीदास ने लिखा था भक्ति काल में, उसके बाद राम काव्य का सबसे अच्छा जो मिलता है मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत मिलता है। इसीलिए इनको आधुनिक युग का तुलसीदास कहा है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। यानी कि मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। क्योंकि राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास सभी वर्णित करते हैं और उनको बहुत अच्छा मतलब दिखाते हैं, लेकिन उर्मिला और लक्ष्मण का विरह था तो उर्मिला की क्या दशा थी उस पर कोई बात ही नहीं करता था। इसीलिए साकेत में इन्होंने एक नवा चैप्टर जो है साकेत का, उसमें पूरा डेडिकेटेड किया है उर्मिला के लिए। और 8वां चैप्टर जो है साकेत का, यानी कि 8वां सर्ग जो है वो कैकेयी को डेडिकेट किया है कि कैकेयी को जो पश्चाताप हुआ था, और उर्मिला के लिए नवा जो सर्ग है वो। तो इस तरीके से इन दोनों के लिए इन्होंने अच्छा दिखाने का प्रयत्न किया। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है। साकेत जो शब्द है पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग हैं। साकेत में 12 सर्ग हैं और नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहा है। तो साकेत को जनवादी काव्य कहा है नगेंद्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो सामंजस्यवादी कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, और कहा किसने, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती रचना की। इसकी मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। यानी कि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की, जिसकी प्रेरणा स्रोत कौन है, मुसद्दसे हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय का भारत दर्पण पुस्तक है। और ये नेट के जो दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी। तो मैथिली शरण गुप्त क्या हैं, राष्ट्रकवि हैं, और भारत भारती लिखने के लिए इनको महात्मा गांधी ने ये उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य निम्नलिखित हैं। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार। तो ये मैथिली शरण गुप्त ने इनका अनुवाद किया है, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं को मधुप नाम से अनुवाद किया। मधुप उपनाम से अनुवाद किया माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं को। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी को जैनी नामक महाकाव्य की रचना की। जैनी नामक काव्य की रचना की मार्क्स की पुत्री जैनी के ऊपर। गुप्त जी ने द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। तो गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। हरिगीतिका किस तरह का छंद है ये आप लोग बताइए। लाइक मात्रिक है, अर्धमात्रिक है या वर्णिक है, कैसा छंद है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। देखें कितना आता है, किसको आता है। फिर द्विवेदी मंडल के अन्य कवि और उनकी रचनाएं, जैसे कि गिरधर शर्मा नवरत्न। इनका जन्म हुआ है 1881 से और मृत्यु हुई है 1961। जन्म स्थान है झालरा पाटन। इनकी रचनाएं हैं मातृवंदना,
इनकी मौलिक कृति है मातृवंदना। लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे का जन्म हुआ 1886 में और 1959 में मृत्यु हुई है। बालापुर मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान है। इनकी रचनाएं हैं प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी, दुख मोचन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, गिरिधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत हरमित का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। तो ये इम्पोर्टेंट है, गोल्ड स्मिथ के हरमिट का संस्कृत में अनुवाद किया गिरिधर शर्मा ने। 1928 में गिरिधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध को 2 सर्ग का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे ने जो मृगी दुख मोचन में इनकी पशुओं तक पहुँचाने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। मृगी दुख मोचन में पता चलता है कि ये एनिमल लवर थे, ऐसा समझ सकते हैं। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। तो इनको काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई थी। फिर द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, जैसे कि जो द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के अंदर रह के उनके कहने के अनुसार रचनाएं कर रहे थे, वो हो गए द्विवेदी मंडल के कवि। और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि जैसे जो स्वच्छंद रचनाएं कर रहे थे, जैसे उनका मन हो रहा था वैसे, तो वो स्वच्छंद कवि थे एक तरीके से। और यही स्वच्छंद कवि जो थे बाद में छायावाद का उदय हुआ, इन्हीं स्वच्छंद कवियों से ही हुआ एक तरीके से। तो नाथूराम शर्मा शंकर, इनका जन्म हुआ है 1859 में और मृत्यु हुई है 1932 में अलीगढ़ में। इनकी रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य, बहुत इंपॉर्टेंट, गर्भरंडा रहस्य जो है नाथूराम शंकर शर्मा की। फिर बाल मुकुंद गुप्त, 1865 से 1907 रोहतक में इनका जन्म स्थान है और स्फुट कविता इनकी रचना है। लाला भगवान दीन, 1866 से 1930 फतेहपुर, वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन इनकी रचनाएं हैं। फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण, 1868 से 1915 जबलपुर, धराधर धावन, स्वदेशी कुंडल इनकी रचनाएं हैं। फिर है मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोग और पूर्ण संग्रह। फिर सैयद अमीर अली मीर, इनका जन्म 1873 में हुआ, मृत्यु हुई 1937 में। जन्म स्थान है सागर। उलाहना पंचक, अन्योक्ति शतक, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कामता प्रसाद गुरु, 1875 से 1947 सागर में ही इनका जन्म हुआ। भौमासुर वध, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवाजी दासी रानी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इम्पोर्टेंट, 1883 से 1972 जन्म स्थान उन्नाव। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी। फिर रूप नारायण छोड़ दीजिए। राम नरेश त्रिपाठी, 1889 से 1962 इम्पोर्टेंट हैं। जौनपुर जन्म स्थान है। इनकी रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी पूछी भी गई हैं इनकी रचनाएं, क्रम लगाने में भी और ऐसे भी जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें। ठाकुर गोपाल शरण सिंह, इनका जन्म हुआ है 1891 में, मृत्यु हुई है 1960 रीवा। माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती। फिर मुकुटधर पांडे, 1895 से लेके 1984 बालापुर मध्य प्रदेश में। आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम इनकी रचनाएं हैं। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर की उपाधियां मिली।
नाथूराम शर्मा कृत गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति, देवी मंदिरों के साथ अनाचार का वर्णन किया गया है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है विधवाओं की बुरी स्थिति का किसमें वर्णन है, तो गर्भरंडा रहस्य में है। राय देवी सिंह प्रसाद पूर्ण 1902 में कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में धराधर धावन नाम से अनुवाद किया। कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया धराधर धावन नाम से राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण ने खड़ी बोली में रचनाएं की हैं, जैसे कि अमलताश, बसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत। कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्ध का मूलाधार उनका हिंदी व्याकरण है। तो हिंदी व्याकरण की वजह से ये कामता प्रसाद गुरु प्रसिद्ध हैं। इनको हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। तो हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। कामता प्रसाद गुरु ने भौमासुर वध, विनय पचासा ब्रजभाषा में और पद्य पुष्पावली जो है खड़ी बोली में लिखा है। फिर गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से करते थे या स्नेही नाम से करते थे। तो गया प्रसाद शुक्ल जो है स्नेही उपनाम से श्रृंगारिक रचनाएं करते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, गया प्रसाद शुक्ल जो हैं स्नेही नाम से करते थे श्रृंगारिक रचनाएं और त्रिशूल नाम से करते थे राष्ट्रीय भावना की रचनाएं। क्योंकि अंग्रेजों का समय है तो अलग जो राष्ट्रीय रचनाएं होती थी वो त्रिशूल नाम से की इन्होंने। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हैं खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न। 3 काल्पनिक खंड काव्य हैं। ये क्या है, मिलन, पथिक और स्वप्न क्या हैं, खंड काव्य हैं। मानसी जो है इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बंगला और संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को। मुकुटधर पांडे के छोटे भाई थे लोचन प्रसाद पांडे, तो इनको पांडे बंधु कहते हैं। और मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के अंतर्गत प्रगीतकार माने जाते हैं। फिर ब्रज द्विवेदी काल में क्या था, ये तो खड़ी बोली में रचनाएं हो गई 1-2 और मतलब इनकी वैसे कवि हैं जो खड़ी बोली और ब्रज दोनों में कर रहे थे। और कुछ हैं ब्रज भाषा में ही जिन्होंने रचनाएं की हैं, जैसे कि जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास का मूल नाम है जगन्नाथ दास। 1866 से 1932 समय इनका। इनके पिता का नाम है पुरुषोत्तम दास और गुरु हैं नवनीत लाल चतुर्वेदी और रत्नाकर इनका उपनाम है। ये उर्दू में जकी नाम से करते थे रचनाएं। तो उर्दू में जकी नाम से कविता करते थे। इनकी रचनाएं हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, वीराष्टक। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म का जो अनुवाद किया है रत्नाकर ने किया समालोचना दर्श नाम से। सत्यनारायण कविरत्न 1880 से 1918 की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत और प्रेमकली। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित और मालती माधव तथा लॉर्ड मेकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। तो इन्होंने भवभूति के उत्तर रामचरित, मालती माधव और मैकाले के होरेसस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। फिर द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण और रचनाएं और महाकाव्य की द्वारका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन लिखा। बालदेव प्रसाद मिश्र, साकेत संत, उदय शंकर भट्ट तक्षशिला, प्रताप नारायण पुरोहित, नल नरेश। इसके बाद काव्य पंक्तियाँ होंगी।
और कल से हम लोग पढ़ेंगे छायावाद। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and hit the like button. Thank you very much for watching this video.